नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी 22 जुलाई को राज्यसभा में एक अप्रत्याशित सी घटना हुई जिसमें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। इसमें भी एक दिलचस्प बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि राष्ट्रपति के पास ये धनखड़ साहब बिना पूर्व सूचना के और बिना टाइम लिए रात को राष्ट्रपति कार्यालय में पहुंचे। ये भी एक ऐसी घटना है जो ये साबित करती है कि वो किस तरह जल्दबाजी में थे अपना इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति भवन की एक परंपरा है कि उस भवन में जब भी कोई राष्ट्रपति जी से मिलना चाहता है तो उसको पूर्व सूचना दी जाती है कि वो मिलना चाहते हैं। यदि कोई इमरजेंसी होती है तो वो समय लिया जाता है, लेकिन धनखड़ साहब ने समय भी नहीं लिया और राष्ट्रपति सचिवालय के लोगों को संकट में डाल दिया और उन्हें आनन फानन में राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ा और राष्ट्रपति ने उन्हें बुलाया। ऐसा मेरा मानना है कि राष्ट्रपति भी इस बात को समझ रही होंगी कि एक ऐसा क्या प्रोटोकॉल की समस्या थी जिसमें इन्होंने बिना सूचना दिए राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया और अपना इस्तीफा डायरेक्ट सौंपा। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि ये इस्तीफा हुआ है उसमें ये कुछ इस तरह की स्थिति बन गई थी कि धनखड़ साहब को ये लगने लगा था कि उनकी स्थिति जो वो कोशिश कर रहे थे वो अब कहीं ना कहीं सरकार से समन्वय नहीं बन पाएगा, और या उनको इस बात के लिए कह दिया गया था कि अब आगे और नहीं, तो शायद उस बात को भांपते हुए उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। अभी ये भी पता लगा है कि उपराष्ट्रपति के जो आधिकारिक आवास है उसको भी खाली करने के लिए कह दिया गया है। ये अपुष्ट सूचना है, इस पर कंफर्म नहीं किया जा सकता। अब उपराष्ट्रपति ने मानसून सत्र के पहले दिन ये जो स्टेप उठाया है उससे सरकार सख्ते में आई है और सरकार काफ़ी कुछ मंथन करने में लग गई है। और ऐसे माना जा रहा है कि विशेषकर अमित शाह और अन्य जो प्रमुख लोग हैं भाजपा दल के, वो बैठकों का दौर बनाए हुए हैं कि क्या स्थिति ऐसी हो सकती है और मानसून सत्र में जो पेंडिंग केसेस थे उन पर भी असर आएगा। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या उपराष्ट्रपति का चयन जल्दी होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव या सभापति जो राज्यसभा के हैं उनका चुनाव जल्दी होगा या स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। मेरे साथ मौजूद राजीव सक्सेना साहब हैं, आइए मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं और आपके समक्ष उनकी राय रखता हूं। सक्सेना साहब, आपका स्वागत है। जी सक्सेना साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की सरकार के साथ एक अचानक स्थिति आके खड़ी हुई है, अभी लगभग एक भाजपा एटलीस्ट सरकार की जो बड़ी प्रमुख पार्टी है भाजपा की, उसमें भाजपा में अध्यक्ष पद को लेकर काफ़ी मंथन चल रहा है जिसपे उनकी पूरी एनर्जी लगी हुई है जी। और इस तरफ मानसून सत्र में कई बिल आने हैं और ऐसी स्थिति में कुछ जो है एक अलग सा घटना हो गई है जिसमें सबका ध्यान ना कि मानसून सत्र के कार्यप्रणाली पे जा रहा है, उपराष्ट्रपति पे जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव इतनी जल्दी से हो पाएगा? देखिए, उपराष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण पद है इस संसदीय व्यवस्था का और एक्टिव रोल है उनका, डायरेक्ट एक्टिव रोल है। जैसे राष्ट्रपति का कोई एक्टिव रोल नहीं है डायरेक्ट, पर उपराष्ट्रपति का एक्टिव रोल है। और अब बड़ी मुश्किल में कंफर्ट जोन बन रहा था सरकार के लिए राज्यसभा, उसमें ये अप्रत्याशित रूप से घटना घटी और कंफर्ट जोन एक वो टैक्टिकल ग्राउंड में बदल गया। ये बहुत गंभीर बात है। अब दोबारा से कंफर्ट जोन क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट सोचेगी और स्ट्रेटजी बनाएगी, वही चल रहा है। क्या आपको लगता है कि किसी सूटेबल कैंडिडेट को जल्दी से सेलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का तो चुनाव होता है? देखिए, जो सज्जन इस समय पीठासीन अधिकारी हैं वो बिहार के हैं। बिहार में राजनीति इस समय चरम पर है। क्या वो जेडीयू को बिलोंग करते हैं? अब वो जिसको भी करते हैं, बिहार की राजनीति को करते हैं। राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनमें
कैंडिडेट भले ही कोई हो, पर स्टेटें इन्वॉल्व हो जाती हैं। आपने देखा होगा तमाम लोग पिछले चुनावों में अपने अक्रॉस द लाइन हम सपोर्ट करते हैं, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है और वो नहीं चाहते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो आपकी चर्चा से मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव तो नज़दीक है नवंबर में जी, तो आपको लगता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अभी बिहार के चुनाव तक नहीं होगा? मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा अनिवार्यता तो है नहीं, पद है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, अपने तरीके से वो करेगा। हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में एक संविधान में व्यवस्था बनी हुई है कि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता और उसके केस में रिक्तता आने पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई ऐसी समय सीमा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो सरकार है, जिस तरह से सरकार पर एक नया बोझ आया है मंत्रालयों के अलावा, और यदि अगर मानसून सत्र में जो लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने हैं या किसी पर चर्चा होनी है, उन सब पर फोकस रहने के लिए इनको इस सभापति के पद को फिर से भरने के लिए मुझे लगता है कि वो एनर्जी नहीं लगाएंगे। एटलीस्ट मानसून सत्र में तो इस पर कहीं चर्चा नहीं होगी। हालांकि सत्ता के गलियारे में ये चर्चा आम है कि और कई लोगों के नाम उछाले जा रहे हैं। ये तो एक संभावना हमेशा बनाई जाती है, जैसे कि बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए संभावना बनाई जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार विशेषकर इस समय, जबकि आने वाले समय पे बिहार में चुनाव हैं और अभी बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर आगे सरकार ने बढ़ना है, तो मुझे लगता है कि मानसून सत्र का पूरा उपयोग, लगभग 1 महीने का कार्यकाल है इस मानसून सत्र का, और उसमें पहले दिन ही ये विस्फोट हो गया है। तो उस विस्फोट की जो भी जानकारी है, अगर वो अभी विस्फोट से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में सरकार लगेगी और सरकार कोशिश करेगी कि राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई को बाधित ना होने दे इस मुद्दे पर। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के द्वारा उठाया गया जो कदम एक सोचा समझा कदम है और ये अचानक नहीं हुआ है। उनकी जो पिछले कई महीनों से कार्यप्रणाली चल रही थी, उस कार्यप्रणाली सरकार असहज महसूस कर रही थी। लेकिन जब उनको लगा कि राज्यसभा में भी ये ऐसी स्थिति आ सकती है, तो उन्होंने ये, मुझे लगता है कि वहाँ पर सरकार ने भी इंटरवेंशन किया है और धनगर साहब को ये संदेश दे दिया था कि आगे ऐसी स्थिति में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आप नहीं चल पाएंगे। तो सक्सेना साहब, आपको लगता है कि धनगर साहब को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है? नहीं, धनगर साहब को लगा हम उनकी भूमिका बहुत संकीर्ण हो गई है। वो महत्वाकांक्षी राजनीतिक थे, उन्हें मालूम था कि अब मेरी भूमिका बहुत सीमित हो गई है और कोई भी उपराष्ट्रपति हो उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि अगला राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार मैं बनूं। नहीं, अगला राष्ट्रपति का लिए तो अभी समय बहुत है। नहीं, समय तो बहुत है, पर एक इंडिकेशन तो क्लियर हो जाता है, वो नहीं हो पा रहा था क्लियर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उपराष्ट्रपति के द्वारा पिछले महीनों में जो कुछ भी स्टेटमेंट दिए गए या जो स्टेप उठाए गए, और उन स्टेप्स के कंटिन्यूएशन में जब राज्यसभा में उन्होंने जल्दबाजी दिखाई, जब जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग केवल विपक्षियों के द्वारा लाया गया और उस पर उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए असहज स्थिति हो गई कि सरकार के बिना कंसेंट के या बिना चर्चा के इस बात को उन्होंने निर्धारित कर दिया। तो ये इंडिकेशन था कि ये पार्टी लाइन से हट रहे हैं या एक सरकार की जो नीति है उससे हट रहे हैं। सरकार को असहज होना पड़ता यदि विपक्ष के लोगों की तरफ से जो महाअभियोग आया था उसमें जो सत्ताधारी दल है उसके सांसदों के दस्तखत नहीं थे राज्यसभा में। आनन फानन में राज्यसभा के कुछ लोगों के दस्तखत कराए गए और जो एक इंडिकेशन गया कि शायद हो सकता है, क्योंकि ये कहा गया है कि प्लेन पेपर पर कुछ लोगों के दस्तखत कराए गए, कुछ सांसदों के, तो उनसे ये कहा गया कि धनगर साहब को ये इंडिकेशन दिया गया कि यदि ऐसा हो सकता है तो आपके विरुद्ध भी महाअभियोग चलाया जा सकता है। ऐसे सूत्रों से खबर आ रही है। तो ऐसी असहज स्थिति में और ऐसी स्थिति बनाना मैं समझता हूँ एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन के लिए उचित नहीं था। लेकिन उन्होंने भी दूसरी तरफ जब देख लिया था कि उनके ना आगे कोई ठोर नहीं है, तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसमें कि वो सरकार को सख्ते में ला दिया है मानसून सत्र में। निश्चित रूप से मानसून सत्र की जो सरकार की गति थी और जो जिस पर सरकार कुछ काम कर रही थी, उन गति पर भी कुछ रोक लगेगी। तो सक्सेना साहब, आपको लगता है कि
धनगर साहब आने वाले समय पे कुछ और देखिए, यह जहाँ तक संभावनाएं हैं उनके दरवाजे तो चारों तरफ से बंद हो गए हैं, स्वीकार भी कर लिया है और प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी एक छोटे से वर्ड से कर लिया है। और एक और चर्चा में सूत्रों से पता लगता है कि कहीं लोकसभा के स्पीकर के साथ भी कन्फ्रंटेशन था राज्यसभा के स्पीकर का। ये एक और बात सामने आई है। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। ये बिरला जी भी राजस्थान को बिलोंग करते हैं और ये भी दोनों एक्टिव पॉलिटिशियंस हैं, नंबर 1। नंबर 2, धनगर साहब को की एनालिसिस की जानी चाहिए उनके काम की। आपको ध्यान होगा एक मामले में उन्होंने कहा मैं किसान का बेटा हूँ, किसान ये कर देगा वो कर देगा, जब राजस्थान वो बंगाल के एक पार्लियामेंट मेंबर ने उनकी मिमिक्री की थी। हाँ। तो पर किसान तो उनके साथ आए नहीं हैं कि किसान के बेटे की कंसेप्ट, तो वो उस समय भी बीजेपी बड़ी एम्ब्रेस। साहब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जब आपने मिमिक्री कहा था, एक तरफ मिमिक्री के समय ये काफी आहत हुए थे विपक्षियों के द्वारा। राहुल गांधी ने उनकी वीडियो बनाई थी मिमिक्री की, जब वो कल्याण बनर्जी कर रहे थे। कल्याण जी। अब आज की स्थिति ये है कि विपक्ष उनके साथ चल रहा है, तो क्या लगता नहीं है आपको कि सरकार का स्टेप बिल्कुल ठीक था कि धनगर साहब अब पाला बदल चुके हैं? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि वो महत्वाकांक्षा के हिसाब से पहले भी बयान दे दिया। हाँ। और अब पुनः बयान दे दिया, अब लिमिट क्रॉस कर गई थी। मुझे लगता है कि धनगर साहब को एक भारत की जो राजनीतिक की स्थिति है उससे कहीं ऊंचा उठकर वो ये कहना चाहते थे कि जो प्रोटोकॉल है और राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल नंबर 1 आता है, उपराष्ट्रपति का नंबर 2 आता है और प्रधानमंत्री का नंबर 3 आता है। तो लेकिन ये जो हमारे यहाँ शासकीय व्यवस्था है जिसमें शासन के स्तर पर प्रधानमंत्री ही नंबर 1 पर आते हैं, वरना संविधान के हिसाब से प्रोटोकॉल का जहाँ तक सवाल है उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नंबर 1, 2 होता है। लेकिन धनगर साहब को ये डिमांड थी, ये भी सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वो चाहते थे कि उनको सुरक्षा भी प्रधानमंत्री की तरह से उस काफिले में चले, और ये जब उनको काफिला नहीं दिया गया तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी इनोवा कार से चलना स्वीकार का मन बनाया। साथ ही साथ वो अपने फ़ोटो के बारे में भी ये बात करते रहते थे कि उनके तमाम दौरों में उनका फ़ोटो नहीं होता है। इसके अलावा उन्होंने एक बार अपने किसी दौरे में ये भी कह दिया था कि जो उनकी व्यवस्थाएं थी, उनकी जब सुरक्षा व्यवस्था पर एनालिसिस हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि क्या प्रधानमंत्री के होते पर ये ऐसे ही सुरक्षा होती जो मेरी की जा रही है, तो मेरी जो व्यवस्था की गई है। तो ये सार्वजनिक रूप से बयान देना, ये मैं समझता हूँ लिखित में तो कहा जा सकता था, सरकार से ये किया जा सकता था, लेकिन ये एक तरह से सरकार की कार्यप्रणाली या विशेषकर स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चैलेंज करने वाली स्थिति थी कि उपराष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री से ऊपर है और उपराष्ट्रपति को कोई भी कार्य करना होगा वो प्रधानमंत्री से नहीं पूछेंगे, जबकि कार्यप्रणाली के हिसाब से उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ना पूछकर संसदीय कार्य मंत्री और जो भी एक सिस्टम है जिसमें कि बिजनेस अफेयर कमेटी की बैठक होती है जिसमें सरकार के राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता भी और शामिल होते हैं, उस पर भी उन्होंने डोमिनेशन दिखाने की कोशिश की। शायद इसलिए जेपी नड्डा और किरण रिजिजू शाम को दूसरी मीटिंग में नहीं गए। ये सारी व्यवस्था में मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि एक फ़ोन कॉल भी मिस्टर धनगर के पास गया था कि आपने जिस तरह की अव्यवस्था बनाने की कोशिश की है संसद के सत्र के आरंभ में वो स्वीकार्य नहीं है, तो शायद उस बात को समझते हुए धनगर साहब ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सरकार की स्थिति को असहज करने के लिए और सरकार की राज्यसभा कार्यप्रणाली को कष्ट में डालने के लिए ये निर्णय आनन फानन में लिया और उसमें वो प्रोटोकॉल अपने बारे में सोचते सोचते राष्ट्रपति कार्यालय का प्रोटोकॉल भी भूल गए और राष्ट्रपति के कार्यालय में, राष्ट्रपति भवन में बिना सूचना के और बिना पहले टाइम लिए वो पहुंच गए। लेकिन राष्ट्रपति ने इस बात को ध्यान में रखते हुए उनसे मिले और राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। तो ऐसा मेरा मानना है कि जो जिस तरह की विकट स्थिति बनी है सरकार के लिए और सरकार को ये जख्म सहने के लिए, जख्म अभी हरे हैं और जख्म को मरहम लगाने के लिए टाइम लगेगा और उपराष्ट्रपति का चुनाव इतनी जल्दी नहीं होगा क्योंकि संवैधानिक पद पर संविधान के हिसाब से भी कोई जल्दबाजी नहीं है। तो मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, सभापति अभी मानसून सत्र में तो जो उपसभापति हैं वही सभापति के पद पर आसीन होंगे। आज भी बिजनेस अफेयर्स की मीटिंग हुई है,
जिसमें जो हरिवंश जी ने इसको अपहोल्ड किया है, इन्होंने हेड किया है और इस तरह से ये कार्यप्रणाली चलती रहेगी। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का जो मानसून सत्र है इसी तरह से चलेगा और जो प्रेजेंट में सभापति के पद पर आसीन है, क्योंकि ये पदेन सदस्य है, पदेन पद है, तो ये पद इस समय जो उपसभापति हैं वो सभापति के रूप में चलाते रहेंगे। इस पर कोई संवैधानिक संकट नहीं आएगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि 6-8 महीने में उपराष्ट्रपति इस देश को कोई मिलने वाला है। धन्यवाद।